अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और बहुत बुरा लग रहा है मुझे। रोमा के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है समिया पे, और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है हारून पे कि वो ज़ारा को टीज़ कर रहा है। ज़ारा ने कुछ ही अरसे में महसूस कर लिया है समिया की हरकतों को, समिया की नेचर को, और ये सारे लोग जो है वो इतने अरसे से इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाए। और रोमा पे भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है कि मतलब इतना भी बेवकूफ़ कोई होता है यार। बस कुछ लोग सच में होते हैं अल्लाह मियाँ की गाय, मोहब्बत और खलूस से गुंदे हुए होते हैं ना, वो नेगेटिव सोच ही नहीं पाते हैं। और जिस तरह से समिया बिहेव करती है तो वो उसको हर वक्त रखती ही ऐसे है कि जैसे उसे बहुत फ़िक्र है उसकी। तो कुछ उसका इतना ज़्यादा कसूर है भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें रोमा को खुद से महसूस करनी चाहिए थी जो वो नहीं कर पाती, और करती भी है तो भी कंफ्यूज ही रहती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, बढ़ते हैं नावल की जानिब। लेकिन मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा है कि रोमा के नसीब में जो है वो सैफुल इस्लाम को आना चाहिए। अब देखते हैं कि ऐसा मुमकिन होता है या नहीं। कहानी की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर, हमिंग गर्ल और खुशी फ़ातिमा ने। कहानी का नाम है खुशबू का सफ़र। मुसन्निफ़ा हैं आलिया बुखारी, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। आज इतवार था और इतवार को थोड़ी देर तक सो लेने में हरगिज़ भी कोई बुराई नहीं थी, और ना ही घर में ऐसी कोई पाबंदी थी। फिर भी वो सटपटाकर बड़ी तेज़ी से उठ बैठी। नीचे लाउंज में इतवार की मखसूस रौनक फैली हुई थी। दादी, बुआ, अब्बा और हारून सभी मौजूद थे। ज़ारा ने एक निगाह में ही देख लिया था कि वो कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो उसे दानिस्ता नज़रअंदाज करते हुए अब्बा के पास आकर बैठी। जीती रहो, खुश रहो। इतनी देर से घर में रौनक ही महसूस नहीं हो रही थी। अब तुम आई हो तो देख लो जैसे कोई बड़ी कमी पूरी हो गई। ढेरों दुआएं देकर वो मोहब्बत से कहने लगे। ज़ारा के लिए वो हमेशा बड़ी स्पोर्ट साबित हुए थे। इस वक्त हमेशा से ज़्यादा दिल की ढारस बंधने का सबब बने। रात की झेली गई तलखी ज़ायल होते हुए गले में नमकीन पानी बनकर अटकी भी तो उसने बड़ी खूबी से खुद पर काबू पाया। नाश्ता कर लिया आपने मामू? हाँ बेटा, हारून ने बताया कि तुम आज कहकर सोई हो कि कोई जल्दी ना उठाए। सर में दर्द था शायद तुम्हारे, तो फिर अकेले नाश्ता करना ही पड़ा। अब्बा कह रहे थे तो ज़ारा की निगाह सामने बैठे हारून की तरफ खुद ब खुद ही उठी। वो झींप कर दूसरी तरफ देखने लगा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छा महसूस ना हो रहा हो तो डॉक्टर को दिखा आओ। अब्बा की तशवीश बजा थी। ज़ारा को उनकी तसल्ली करवानी पड़ी। हारून, ज़ारा को आज हुस्ना के घर ले जाओ, कई दिन से नहीं गई है, वो बेचारी भी याद कर रही होगी। अब्बा ने एकदम ही हारून की तरफ देखते हुए प्रोग्राम सेट किया तो वो फ़ौरन ही मना कर गया। मुझे तो कुछ ज़रूरी काम है अब्बा, ज़ारा को जाना हो तो ड्राइवर के साथ चली जाए। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि अब्बा को भी चौंका गया। नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन ये कोई ऐसी नाराज़ी वाली बात तो नहीं है। मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो अब्बा से नज़रें चुरा गया। फिर ये क्या अंदाज़ है? वो आसानी से मुतमईन होने वाले नहीं थे। मैं और दादी किसी दिन हो आएंगे मामू की तरफ, आज तो वैसे भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ज़ारा को मुदाखलत करनी पड़ी। हारून का रवैया एक तरफ, लेकिन कल से रोमा की तरफ से जो फ़िक्र बढ़ी थी वो दिल को हर तरफ से उचाट कर रही थी। पता नहीं दादी ने कल का किस्सा मामू को बताया भी या नहीं। उसे अब्बा को देखकर बार बार ख्याल आ रहा था, और जो खुदा ना करे हारून की बात सच हो गई तो कैसे वो उसे बर्दाश्त कर पाएंगे भला। ज़ारा का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। अब्बा, आज मैंने सदीकी साहब से वक्त लिया है, इस वक्त मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। हारून अब्बा के पास खड़ा कह रहा था। ज़ारा की तवज्जो खुद ब खुद उस तरफ हुई। सदीकी साहब ख़ानदानी वकील थे। फौरी तौर पर तो वो यही समझी कि कोई कारोबार से मुतालिक मामूल का मसला होगा, लेकिन बात कुछ और थी। मैं रोमा के नाम अपनी डिफेंस वाली प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, प्लीज़ आप कोई एतराज़ मत कीजिएगा। मजबूत लहजे में वो जो कह रहा था उसका हतमी फ़ैसला था। अब्बा और दादी दोनों ही ने बेसाख्ता एक दूसरे की तरफ देखा। लेकिन रोमा के नाम उसकी अलग प्रॉपर्टी कर दी गई है, ये तुम्हारा हक है, तुम अपने पास रखो, कल को तुम्हारे बच्चों के काम आएगी। अब्बा बड़े रसान से समझाना शुरू हुए। ज़ारा जो मुँह खोले उनको देख रही थी, कुछ झींप कर निगाह झुका गई। खुदा का शुक्र है बहुत कुछ है हमारे पास, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो और भी बन जाएगा, लेकिन ये मैं रोमा के नाम करूँगा, मेरी खुशी है। प्लीज़ ये तो आपको मानना ही पड़ेगा अब्बा। साफ ज़ाहिर था कि वो अब इस बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब्बा बेबस से होकर हारून की शक्ल देखे गए, और दादी, वो बात करते करते उनकी तरफ मुड़ा जो आज हैरत अंगेज़ तौर पर खामोश थीं, और कम अज़ कम ज़ारा तो जान ही सकती थी कि वो क्यों खामोश हैं। आप फ़ाखिर के घर वालों को बता दें कि हम रोमा को कितनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और अगर वो चाहें तो हम ये सब बेचकर पैसा कनाडा भी शिफ्ट कर देंगे। बिल्कुल खुलकर बात करें, और अगर आप नहीं करना चाहती तो मैं खुद उनके यहाँ जाकर बात कर लूँगा, लेकिन ये आपस का तनाव अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है।
आखिर इस छोटे से जुमले में वो सारा दर्द और तकलीफ़ थी जो वो झेल रहा था और किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहा था। ज़ारा ने बड़ी मुजरिमाना सी शर्मिंदगी महसूस की थी। भला मैं खुद को कैसे बरीउज़िम्मा करार दे सकती हूँ। उसकी सादा दिली खुद उसे चैन से नहीं रहने दे सकती थी। उन्हें इस तरह लालच देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जिस तरह की बदलिहाजी पर वो उतरे हुए हैं, उसका मकसद ही यही है कि उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ और दिया जाए। घटिया लालची लोग। दादी को उसका आइडिया कतई नामंजूर हुआ। कल से वो फ़ाखिर और उसके ख़ानदान से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी। जो आज इतनी गिरी हुई बातें कर सकते हैं, कल को पता नहीं रोमा के साथ किस तरह पेश आएंगे। बेहतर होगा कि हम खुद ही हकीकत पसंदी से काम लें। आखिरी जुमला उन्होंने ज़रा रुकते हुए कहा था, लेकिन हारून के जैसे दिल पर लगा था। खुदा के लिए रोमा की ज़िंदगी को तमाशा मत बनने दें प्लीज़। जैसे भी बात बन सकती है बनाएं, उसके अलावा कुछ और मत सोचें। अगर आपस की तलखियाँ इस तरह ख़त्म होती हैं तो मैं रोमा के लिए खुद को भी बेच सकता हूँ दादी। वो बहुत मासूम है। आवाज़ में आती नमी ने उसे रुकने पर मजबूर किया। ज़ारा की तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं पड़ी थी। उसने उस उम्र में अम्मी को खोया जब लड़कियों को सबसे ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। कभी कोई शिकायत, कोई गिला नहीं। घर की यही महदूद दुनिया। आखिर वो भी तो अपने हिस्से की ज़िंदगी को जी ले, पूरे हक और खुशी के साथ। प्लीज़ मुझे कुछ करने दें अपनी बहन के लिए। ज़ारा के लिए खुद को कंट्रोल करना मुहाल हुआ। सर झुकाए कितने ही बेआवाज़ आंसू टूटकर उसके दामन को गीला कर गए। शायद हम सब जो रोमा से बेहद मोहब्बत का दावा भी रखते हैं, यह अंदाज़ा लगाने से कतई कासिर हैं कि हारून के लिए रोमा क्या है। शायद चंद ही किस्मत वाली बहनें होती होंगी जो इस शिद्दत को पाती होंगी। उसने बेहद रश्क से सोचा, और ख़ुद मैं भी उनमें कहाँ हूँ। पूरी सच्चाई से उसने ज़ैन के बारे में सोचा। उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन पल में जब हारून ने उसका हाथ थामा था, ज़ैन ने ज़रा भी परवाह किए बगैर रोमा के लिए इनकार किया था। हालांकि वो आज भी समझती थी कि ज़ैन बहुत मोहब्बत करने वाला भाई है। सर झुकाए झुकाए ही उसने अपनी आंखें रगड़ डालीं। लाउंज में बड़ी बोझल सी खामोशी थी। जो कुछ वो कह चुका था वही हरफ आखिर ठहरा। ज़ारा ने उसे चंद लम्हों बाद अपने पास से गुजरकर बाहर जाते हुए देखा। इस बार किसी ने भी उसे नहीं रोका। उसने बहुत हैरत से सामने बैठे हमदानी को देखा। मैं समझी नहीं। क्यों? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? उसकी निगाह सामने रखे लैपटॉप पर थी, मगर तहमीना को पता था कि वह मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मतवज्जा है। मैंने सिर्फ इतना ही तो पूछा है कि तुम सैफुल इस्लाम के ऑफ़िस क्यों गई थी? वो अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो मेरे दोस्त हैं हमदानी, मैं उधर से गुजर रही थी, सोचा मिलती चलूँ, इतनी सी बात है। वो खुद को संभाल चुकी थी। और वैसे भी ये कौन सा इतना बड़ा इशू है? जिस किस्म की ज़िंदगी वो बसर करती आई थी, उसमें इस तरह के सवालों की गुंजाइश कभी रही नहीं थी। सो वो बेखौफ होकर बैठी, मगर सामने मसलहतों की मारी हुई जमीला नहीं थी, हमदानी था, जिसके किए गए एहसानात की तवील फहरिस्त उसे सवाल जवाब का हकदार ठहराती थी। इतनी सी बात नहीं है तहमीना। यकदम ही उसने अपना लैपटॉप बंद करके एक तरफ सरकाया। इतनी सी बात नहीं है ये। ना तो सैफ का ऑफ़िस किसी भी तरह तुम्हारे रास्ते में पड़ता है, और ना ही मेरी मालूमात के मुताबिक वो तुम्हारा ऐसा करीबी दोस्त रहा है कि उससे मिलते रहना बहुत ज़रूरी हो। याद है एक ज़माने में जब तुम उसके प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाया करती थीं काम लेने के लिए, मगर उसने तुम्हें कभी इस काबिल भी नहीं समझा। अपनी बात करते हुए वो ज़रा रुका। अपनी मंगेतर के ओहदे पर फायज़ करने के बावजूद वो उसकी औकात ना खुद भूला था और ना ही उसे भूलने देने वाला था। इस बारे में तहमीना का रहा सहा शुबा भी दूर हुआ। ये मैं था जिसने तुम जैसी फ्लॉप मॉडल पर पैसा लगाया, तुम्हारे मसाइल हल किए, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में एक बाइज़्ज़त मुकाम भी दिया। मुझे सब याद है हमदानी, तुम असल बात करो जो करना चाह रहे हो। हमदानी के बयान में कुछ भी नया नहीं था, सो वो उकता ही गई। असल बात यह है कि मुझे सैफुल इस्लाम से तुम्हारा मिलना जुलना कतई पसंद नहीं। अपने इंगेजमेंट में भी मैंने उसे इनवाइट नहीं किया था, लेकिन तुमने उसे बुलाया और पहले मुझे बताया तक नहीं, वरना मैं तभी मना कर देता। महीनों पहले का गिला वो अभी तक लिए बैठा था। कुछ अरसे से वो उसकी तंग दिली को बार बार नोट कर रही थी। निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए तहमीना ने पिछले चंद और मौके याद किए। वो हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसके ख्याल में उस जैसा काम कोई और नहीं कर सकता। बाकी सब घास खोद रहे हैं, सिर्फ वही है जो काम को समझता है और आला तरीन रिजल्ट देता है। तहमीना ने एक ठंडी सांस अंदर ही अंदर उतारी। प्रोफेशनल जेलसी सोसाइटी में राइज एक जदीद इस्तिलाह जो सदियों पुराने हसद और कीने को महज़िबाना नाम देने के लिए ईजाद की गई है। तुम उनके बारे में गलत अंदाज़ा लगा रहे हो हमदानी। सैफ बहुत अच्छे इंसान हैं, काम का उनका अपना अंदाज़ है। इससे किसी के भी ऊपर या नीचे जाने का क्या सवाल उठता है? तुम्हारा मुकाम अपनी जगह है, उसका अपनी जगह, और देखा जाए तो, मगर वो कुछ भी देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं था। तुम मुझसे मिलना जुलना बंद कर दो, मुझे इतना ही कहना था। वो अपना सेल फ़ोन उठाकर कोई नंबर मिला चुका था।
तहमीना सिर्फ उसकी शक्ल देख कर रह गई, गोया वो कोई जवाब सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कमरे में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। फिर भी तहमीना ने बेशुमार आंखों को खुद पर हंसता हुआ महसूस किया। उसे रुकना चाहिए था अपनी बात कहने के लिए, या फिर सामने आए सवालिया निशान का जवाब भी अगले ही मिनट मौजूद था। हाँ सबा, क्या बात है? कई दिन से ऑफिस नहीं आ रही हो? कोई नाराज़गी, कोई ख़ता? बड़ी शगुफ्तगी से बात करते हुए वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर को घुमाकर मुंह दूसरी तरफ कर चुका था। इससे ज़्यादा साफ इशारा और क्या हो सकता था कि वो अब उसे यहाँ नहीं देखना चाहता। तहमीना ने एक झटके से अपना बैग उठाया और तेज़ कदमों से चलते हुए कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर, लॉबी, नीचे उतरती सीढ़ियाँ, पार्किंग, सभी एक सी रफ्तार से तय करते हुए उसने एक बार भी इधर उधर नहीं देखा। ऑफिस में मौजूद लोगों ने तहमीना के गैर मामूली अंदाज पर जो भी कियास आराई की, दिल ही दिल में की थी। आखिर को वो हमदानी की मंगेतर थी। घर तक का फासला आज तेज़ी से सिमटा था। जमीला ने उसके अंदर दाखिल होते ही उसके बिगड़े हुए मूड को भांप लिया था और उसका ख्याल फौरी तौर पर कुर्बान की तरफ ही गया था। हो ना हो वही कहीं टकराया है तहमीना को। इतना गुस्सा किस बात पर आ सकता है भला? तहमीना के कमरे का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ था कि आधी सोती जागती मैना भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। जमीला ने उसी से अपनी राय की तस्दीक चाही थी। ये अब्बा भी हमारी जान नहीं छोड़ेगा कभी। उसकी तलवार लटकती ही रहेगी हमारी गर्दनों पर जब तक हम जिंदा हैं, या फिर वो धम धम करते हुए लाउंज के सोफ़े पर आ बैठी। और क्या देख लिया, हमारा खराबा करके छोड़ेंगे ये। खुद तो भटक ही रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में जो ज़रा सा सुकून आया है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है उन्हें। गुड्डू जो एक जगह जमा टीवी देख रहा था वो भी इस नई शुगल में शामिल हुआ। किसी ने भी तहमीना के पीछे तस्दीक के लिए जाना ज़रूरी नहीं समझा। जमीला मुंह से बात निकाल कर पछताई। सच्ची बात तो ये कि उसे आज भी बच्चों का कुर्बान को कुछ भी कहना बुरा लगता था, और अब जबकि वो महीनों से लापता था, जिंदा या मुर्दा की भी कोई गवाही नहीं थी। कोई उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। वो बददिली से उन दोनों को बोलता छोड़कर उठ खड़ी हुई। किचन आज वीरान था। सुबह में कुछ पकाने को दिल नहीं चाहा था। वैसे भी घर में बेवक्त खाने का रिवाज था। मैना और गुड्डू अपने इम्तिहानों के बाद इस तरह फारिग थे जैसे ज़माने भर का इल्म घोल कर पी चुके हों। दोपहर तक सोकर उठते, गुड्डू नीचे से मनपसंद चीज़ें ले आता था। मज़े से खा पी कर फारिग हुए थे। बाकी समेट कर रात के लिए रख दिया गया था। तहमीना की वापसी रात गए तक मतवक्का थी। सो अब तक जमीला मुतमईन थी, लेकिन अब जो तहमीना माजूल बादशाह की तरह वापस आई थी तो जमीला को और फ़िक्रों के साथ उसके खाने पीने की भी फ़िक्र ने घेरा था। फ्रीज़र से गोश्त निकाल कर बाहर रखते हुए उसका सारा ध्यान तहमीना की तरफ ही था, और फिर मुस्तकिल ही रहा। निगाह बार बार उसके कमरे के बंद दरवाजे तक जा जाकर पलटती रही। मैना और गुड्डू एक ला हासिल सी बहस करके लाउंज खाली करके जा चुके थे। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। जमीला ने पलट कर उसकी तरफ देखा और किचन से निकलकर लाउंज में आ खड़ी हुई। बहुत गौर से उसने तहमीना के चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा, मगर नाकाम रही। खाना निकालूं बेटा? नहीं अम्मा, दिल नहीं चाह रहा, वो धीमे लहजे में कहते हुए सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठी। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो जमीला की परेशानी को वहशत में बदल रहा था। चाय बना लो, उसने बज़ाहिर खुद पर बशाशत ही तारी की, मगर उसने इस बार भी नफ़ी में सर हिलाया। तुम यहाँ आकर बैठो मेरे पास अम्मा। उसने बहुत संजीदगी से जमीला की तरफ देखा था। जमीला का रहा सहा शक भी दूर हुआ। कोई मुसीबत यकीनन सर आई थी, और उससे भी बड़ी बात कि वो मुसीबत तहमीना उससे शेयर भी कर रही थी। जमीला ने उसे बीच में एक बार भी नहीं रोका। हमदानी के बदलते हुए रवैये और तंग दिली की दास्तान पूरे सब्र से सुनी थी, और किसी भी बात पर ज़रा भी अफसुर्दा या हैरत ज़दा नहीं हुई। उसने तंग गलियों में गुजारी जाने वाली महदूद सी ज़िंदगी में महज पाव भर गोश्त, 1 किलो चावल या आधा किलो घी की खातिर मफादात के होते और टूटते सौदों का तजर्बा सहा था। यहाँ तो फिर बड़ा खेल था। तो अब भी बिल्कुल बेवकूफ़ है। वो खामोश हुई तो जमीला को कहना ही पड़ा। क्या मतलब? तहमीना ने कहा। क्या ज़रूरत थी हमदानी से बहस करने की? सीधा सीधा सॉरी कर लेती, बात ख़त्म। जमीला ने हाथ के इशारे से जैसे मक्खी उड़ाई। मेरी गलती होती तब ना, यूं ही ख्वाम का हाथ जोड़ती फिरूँ मैं उसके आगे। तहमीना को बेहद कोफ्त हुई थी माँ की बात सुनकर। मर्दों की गलतियाँ नहीं गिना करते बेवकूफ़, नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरह उनकी अकल घुमाए रखने में कामयाबी होती है। याद रख, मर्द को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपनी गलती मानने से होती है। जो औरत उन्हें उस तकलीफ़ से बचाए रखती है सारी उम्र महबूबा बनी रहती है। आई समझ? ज़रा रुक कर उसने तहमीना की तरफ देखा। वो पूरी तवज्जो से उस पर निगाह जमाए बैठी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे प्राइमरी पढ़ती बच्ची माँ से ज़िंदगी की इब्तदाई नसीहतें सुन रही हो। जमीला हल्के से मुस्कुरा दी। इर्द गिर्द देख, दुनिया को आंखें खोल कर। ये बज़ाहिर हंसते बसते घरों में दहकते हुए जहन्नुम इन्हीं शिकायतों की पैदावार हैं। मर्द इसीलिए बाहर पनाह ढूंढता है क्योंकि बीवी सिर्फ शिकायतनामा बनी रहती है, या फिर उस्तानी।
تو محبوبہ بن کر رہ، تہمینہ ساری عمر عیش کرے گی، اس نے اپنے مشاہدے کا خلاصہ کیا۔ تہمینہ چند لمحے بالکل ساکت نگاہوں سے اسے دیکھی گئی اور پھر ایک گہری سانس لی۔ تم تو بہت سمجھدار ہو اماں، میں تو تمہیں یوں ہی بے وقوف سمجھتی رہی۔ کہاں سے سیکھی اتنی ساری باتیں آخر؟ تہمینہ کے چہرے کا تناؤ کم ہوا تھا اور اتنی دیر میں پہلی بار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آئی۔ اپنی تعریف پر جمیلہ بڑے بے ڈھنگے پن سے ہنس دی تھی۔ مجھ ان پڑھ نے کون سے اسکول کا منہ دیکھنا تھا، یہ تو بس یوں ہی ادھر ادھر سے سبق پایا، اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ مفلسی کی جو شکل نصیب میں چلتی چلی آئی تھی سب سے بڑی استاد ٹھہری۔ چل اب چھوڑ سارا قصہ، اٹھ کچھ کھا پی، پھر اس ہمدانی سے سوری کر لے، خوش ہو جائے گا۔ اتنی جلدی نہیں اماں، اسے بھی تو اپنی غلطی کا احساس ہونے دو۔ تہمینہ کچھ ہچکچائی۔ پھر وہی بات، جمیلہ نے بے ساختہ اپنے ماتھے کو چھوا۔ اپنی جگہ کو خالی مت چھوڑ، کسی نہ کسی کی جگہ لینے کا ہر وقت چانس رہتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر چل تہمینہ، یہ وقت تیرا ہے، اسے ضائع مت ہونے دے بیٹا۔ جمیلہ کچن میں جانے کے لیے اٹھتے اٹھتے پھر واپس بیٹھی تھی۔ وہ تو سب ٹھیک ہے اماں، لیکن سیف سے نہ ملنے والی بات۔ تہمینہ کی آنکھوں میں آئی الجھن بڑی واضح تھی۔ دفع کر دے سیف کو، جس راستے پر چلنا نہیں اس کے کوس بھی کیا گننے۔ تیرا کیا لینا دینا سیف سے، اور کون سا وہ تیرے ہاتھ آنے والا ہے؟ اگر بیوی کو چھوڑ بھی دیا ہے، یا تجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ باوجود کوشش کے جمیلہ خود کو تلخ ہونے سے نہیں بچا سکی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ تہمینہ کے لبوں پر آئی۔ میرے ایسے نصیب کہاں اماں؟ تو بس پھر دل بھی بھاری کرنے کی ضرورت نہیں۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، اب دیر نہیں کر، جلدی سے جلدی شادی کی کوشش کر ہمدانی کے ساتھ۔ کچن میں جانے سے پہلے اس نے مڑ کر بہت سنجیدگی سے تہمینہ کو مزید نصیحت کی اور پھر تیزی سے اندر چلی گئی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی خوشبو بتا رہی تھی کہ اس کا پکایا ہوا گوبھی گوشت اب تیار ہے۔ سب کچھ بھول کر ایک دبی دبی سی آہ جمیلہ کے دل سے اٹھی تھی۔ قربان کو کتنا پسند تھا، خاص طور پر وہ اس کے لیے بہت باریک باریک ادرک کاٹتی اور الگ سے اس کی پلیٹ میں مزید ڈالتی۔ پتیلی کا ڈھکن ہٹاتے ہی بھاپ کے ساتھ اڑتی ہوئی خوشبوؤں کے ساتھ یادوں کا پھر سے کوئی در کھلا، اور باہر لاؤنج میں چپ خاموش بیٹھی تہمینہ نے ایک بار پھر خود کو اس سکہ رائج الوقت کی اہمیت یاد دلائی، جو تیرا نہ میرا بس رہے نام اللہ کا۔ چند خالی رکشے اسے سڑک پر کھڑا دیکھ کر قریب آ کر اس امید پر ہلکے ہوئے تھے کہ شاید وہ انہیں ہاتھ دے، لیکن وہ اسی طرح بے نیازی کے ساتھ کھڑی رہی۔ اسے ان کی ضرورت تھی بھی نہیں۔ یہ کوئی مصروف سڑک نہیں تھی۔ اپنی گلی سے نکل کر روما کے ہاں جانے والے شارٹ کٹ میں مڑنے کے بجائے سیدھا نکل کر اسی روڈ پر آنا پڑتا تھا جس طرف ان وسیع و عریض گھروں کے مین گیٹ کھلتے تھے۔ وہ دانستہ تھوڑی آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اب تقریباً 15 منٹ تو ہو ہی گئے تھے اسے یہاں پر۔ تبھی اسے دور سے وہ گاڑی آتی دکھائی تھی جس کی وہ منتظر تھی۔ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اس نے دوپٹے کو حسب منشا سیٹ کیا اور مطمئن سے بڑے دھیان سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ ہارون کو اس کے قریب پہنچنے پر باقاعدہ متوجہ کرنا پڑا۔ ارے تم، میں سمجھی معلوم نہیں کون بدتمیز گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس طرح چونکی جیسے ہارون کی آمد وہم و گمان سے بھی پرے کی کوئی بات ہو۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ سمیہ کی بات پر تبصرہ کرنے کے بجائے وہ اس کی پرابلم کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تمہیں دیر ہو جائے گی ہارون، کافی فاصلہ ہے، میں آگے سے روٹ کی بس پکڑ لوں گی، تم جاؤ پلیز۔ کوئی دیر نہیں ہو رہی، چلو بیٹھو، بحث نہیں کرو۔ ہارون کے انداز میں اصرار تھا اور وہ ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی، سو بڑی فرما برداری سے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوئی۔ شکریہ تمہارا۔ اتنی دیر کھڑے ہونے کی تھکن آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر زائل ہونی شروع ہوئی۔ لیکن یہ روز روز لفٹ دے کر میری عادت خراب مت کرو ہارون۔ تمہاری گاڑی میں اسی طرح بیٹھتی رہی تو بسوں کے دھکے کھانے مشکل لگنے لگیں گے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بڑی شگفتگی سے ہنس دی۔ خیر یہ کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں ہے۔ ہارون کو نہ اس کی بات پسند آئی تھی اور نہ ہی ہنسی، الٹا دل کو ملال سا ہوا۔ کیسی چھوٹی چھوٹی آسائشوں سے بھی چچا عبدالعزیز کا گھرانہ محروم ہے۔ سمیہ نے کنکھیوں سے ہارون کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے اس کی سوچ کو پڑھا اور زیر لب مسکرا دی۔ رحم آ رہا ہے نا ہم پر؟ کیا؟ اسے اتنی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ بہرحال سمیہ کے چہرے پر اپنا اندازہ درست ہونے کا بھی فخر چھایا، اور اس ہفتے میں تیسری بار ہارون سے لفٹ لینے میں کامیابی کا بھی۔ بیکار کی باتیں مت کرو۔ اچھا بتاؤ جانا کہاں ہے؟ لنک روڈ سے نکل کر وہ مین شاہراہ پر گاڑی لاتے ہوئے پوچھنے لگا تو سمیہ بے نیازی سے مسکرا دی۔ ابھی تو 4-6 کلومیٹر چلتے رہو اسی سڑک پر، پھر بتاتی ہوں۔ بس اتنا ہی؟ نہیں تھوڑا آگے بھی ہے۔ خیر، ہارون نے کندھوں کو ہلکی سی جنبش دی۔ یہ تو ایک نارمل سا ڈسٹینس ہے، اس سے 6 گنا زیادہ فاصلے طے کرتے ہیں لوگ اپنے روز کے کام نمٹانے کے لیے اس شہر میں۔ کچھ دیر کے لیے اس کی توجہ باہر پیچھے کی جانب دوڑتے ہوئے منظر پر جمی تھی۔ جدید ماڈل کی اس آرام دہ گاڑی میں سے شہر کتنا مختلف، کتنا نکھرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اسے یہ تجربہ ہر بار ہارون کی گاڑی میں بیٹھ کر ہوا تھا۔
ورنہ ہجوم سے بھری ان ہچکولے کھاتی بسوں میں جہاں ساری توجہ محض سیٹ حاصل کرنے اور پھر جلد سے جلد سفر کٹ جانے کی تمنا میں گزرتا تھا، کوئی اچڑتی ہوئی نگاہ باہر پڑتی بھی تو یوں ہی میلا دھندلا سا منظر، پر ہنگام سڑکیں، فلیٹوں کی بالکونیوں میں لٹکے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر اور بھرا ہوا کاٹ کباڑ، بار بار جام ہوتا ہوا ٹریفک۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو سمیہ نے اپنے خیال سے نکل کر اس کی طرف دیکھا اور نگاہ پل بھر کے لیے وہیں تھمی۔ کچھ بھی نہیں، میں کیا سوچوں گی، ہے ہی کیا میرے پاس سوچنے کے لیے؟ ہارون نے اپنا سوال غالباً دہرایا تھا جب وہ خود اپنے حال پر ہنسی۔ ہارون نے اس کے الفاظ کی معنی خیزی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ تم اپنے لیے سوچا کرو سمیہ، پوری زندگی پڑی ہے آگے، پڑھائی چھوڑ دی تو کچھ اور کیریئر پلان کرو، زندگی یوں ہی گنوانے کی شے نہیں ہے۔ میں نے زندگی سے زیادہ قیمتی چیز گنوا دی ہے ہارون، پلیز اس موضوع پر بات مت کرو۔ پھر میں اس طرح بے سوچے سمجھے کیوں سوال کر جاتا ہوں؟ ہارون کو اپنی بے وقوفی پر شرمندگی نے گھیرا۔ تم دل پر مت لو، بہرحال ایک بار پھر وہ اس کا ذہن پڑھنے میں کامیاب ہوئی۔ یہ سب قسمت کے فیصلے ہیں ہارون، تم بتاؤ روما کی سسرال والوں کا کیا پروگرام ہے اب؟ وہ اس کے سب سے دکھتے ہوئے ایشو پر مہارت کے ساتھ آئی۔ وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ہارون نے خود کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی تھی شاید۔ سمیہ کی نگاہ اس پر مستقل جمی تھی۔ بس دعا کرو اللہ بہتر کرے، بہت عجیب سا رویہ ہے ان لوگوں کا۔ میں خود ملا تھا، ہر طرح کی شیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پھر بھی۔ بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اس نے اپنا نچلا ہونٹ دانت تلے دبایا۔ کچھ ہے سمیہ جو بیچ میں سے مس ہو رہا ہے، اور یہی مسنگ فیکٹر روما کی زندگی پر اثر انداز ہے۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ روما خوش رہے۔ وہ ٹریفک سگنل پر رکے تھے اور آگے گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ روما جیسی بے ضرر ہستی سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے ہارون؟ وہ غریب تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے جو لوگوں سے دشمنیاں پال سکے، اور بالفرض کسی نے چھوٹی موٹی شرارت کر بھی دی تو۔ چھوٹی موٹی شرارت؟ ہارون نے بے ساختہ اس کی بات کاٹی۔ کسی لڑکی کے سسرال فون کر کے اس کے لیے جو منہ میں آئے کہہ دینا شرارت ہے تمہارے نزدیک؟ کسی کی عزت اچھالنا، کسی کے گھر کو بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دینے کی کوشش، یہ ایسے ہی نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے سمیہ۔ میرے بس میں ہو تو اس شخص کو وہ سزا دوں کہ وہ اپنی صورت بھی نہ پہچان سکے ساری عمر۔ غصے کی شدت نے ہارون کی آواز کو بڑی چپتی سی کیفیت بخشی۔ سمیہ نے بے ساختہ ہی پہلو بدلا۔ بگاڑ تمہارے گھر والوں نے بھی ڈالا ہے ہارون، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں۔ کسی نے بھی ڈھنگ سے روما کی ذمہ داری لینے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اب میں کچھ کہوں گی تو تم برا مناؤ گے۔ آدھی ادھوری بات کو چھوڑ کر وہ راستہ بتانے لگی۔ ادھر رائٹ سائڈ پر اگلے کٹ میں۔ ہارون خلاف توقع بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ زہرا کے متعلق جب بھی چاہے اشارتاً بھی بات ہو، وہ کچھ ایسا ہی رد عمل ظاہر کرتا تھا۔ سمیہ کے اندر ہوتی توڑ پھوڑ اور بھی بڑھنے لگتی۔ کتنے دن ہو گئے روما کے نکاح کو، لیکن آج تک اس کے سسرال والوں کے ساتھ تمہارے گھر والوں کا تعلق بس یوں ہی رسمی سا ہے۔ سارا نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بہتر ٹرمز بنا کر رکھے۔ اس کے نزدیک صرف اپنا گھر اہم ہے۔ تم اس کی مٹھی میں ہو، اسے اطمینان ہے کہ اس کی زندگی سیٹ ہے، روما کا جو بنتا ہے بنے۔ تواتر سے وہ یہی ایک رٹ لگائے ہوئے تھی۔ لگتا تھا کہ ہارون سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس دوسرا کوئی موضوع بچا ہی نہیں تھا۔ زارا کی خود غرضی، زارا کی خوش قسمتی، زارا کا غرور، زارا زارا زارا۔ پتھر پر مستقل پانی کا قطرہ گرتے رہنے سے سوراخ بننے کا عمل چاہے کتنا بھی طویل ہو، آخرکار کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ وہ یہ بات جانتی تھی، سو پوری طرح مطمئن بھی تھی۔ اندر جلتے الاؤ میں اب اتنے اونچے اونچے شعلے نہیں بھڑکتے تھے۔ اگر آنٹی کا انتقال اتنی جلدی نہ ہوتا تو روما کبھی اتنی اکیلی نہ ہوتی۔ اس نے جھک کر ڈیش بورڈ پر کھلے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا اور بات جاری رکھی۔ وہ ہوتی تو کسی کی بھی مجال نہیں تھی کہ روما کے ساتھ کچھ غلط کر پاتا۔ یہ اگلا کٹ، ہاں اسی طرف اندر گلی میں لینا۔ اگلا کٹ بالکل ہی سر پر آ گیا تھا۔ ہارون کو گاڑی موڑنے میں جلدی کرنی پڑی۔ روما امی کے بعد بھی اکیلی نہیں ہے، کوئی ہو نہ ہو اس کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور زارا کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ روما کے لیے کچھ غلط سوچ بھی سکے۔ سمیہ نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھا۔ نتائج حسب منشا تھے، گرم لوہے پر چوٹ مارنے کا یہی مناسب وقت بھی تھا۔ برا مت ماننا ہارون، تم بھی اگر روما کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو اسے مجبور کرتے کہ زین کو روما کے ساتھ شادی کے لیے تیار کرے۔ کیا خرابی تھی جو اس نے روما کو ریجیکٹ کیا؟ جب تم زارا سے شادی کر سکتے تھے تو زین کو روما کو اپنانے میں کیا اعتراض تھا؟ بس ادھر سائڈ میں گاڑی روک دو پلیز۔ گاڑی ہارون کو اس کے اشارے پر روکنی پڑی تھی۔ اترنے سے پہلے وہ چند لمحے بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہ سامنے جمی ہوئی تھی، ایک خالی پڑے ہوئے پلاٹ پر جہاں صرف جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھی۔ خود غرضی تو تم نے بھی دکھائی ہارون، تمہیں زارا پسند تھی، سو تم نے بھی اس وقت روما کی طرف نہیں دیکھا۔ اصل میں تو تم تینوں ہی برابر کے شریک ہو، تم، زارا اور زین، اپنی اپنی مصلحتوں کے مارے ہوئے، صرف خود اپنے آپ سے محبت کرنے والے۔
कम से कम मेरे सामने मत कहा करो कि तुम रोमा से मोहब्बत भी करते हो। एक बार भी हारून की तरफ देखे बिना उसने बिल्कुल सर्द लहजे में अपनी बात कही और तेज़ी से गाड़ी से उतर गई। हारून को रश्मि से शुक्रिया भी कहना उस वक्त गवारा ना था। वो बिल्कुल खामोश बैठा उसे जाते हुए देखता रहा। तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए वो उस छोटे से घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई थी जो उस पूरी गली में सबसे खस्ता हाल नज़र आ रहा था। तुम फिर आ गई। धूप में अपनी झूलती हुई चारपाई पर धूप सेंकती हुई रक्षी की अम्मा आम दिनों से ज़्यादा बेजार मूड में थीं। अस्सलाम वालेकुम। उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए सलाम की रस्म पूरी की, मगर वो अब भी खैर सगाली के मूड में नहीं थी। तुम कोई नौकरी वगैरह क्यों नहीं कर लेती? यूँ ही फारिग फिरने से तो अच्छा है 4 पैसे ही कमा लो। मेरा गुजारा 4 पैसों में नहीं हो सकता, इसलिए नहीं करती। उन्होंने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा था, मगर वो खुद ही ढीठ बनकर उनकी चारपाई की पट्टी पर टिक गई। देख के उन्हें उसकी बेतकल्लुफ़ी ज़रा भी अच्छी नहीं लगी थी। टूट गई तो दोबारा बनना भी मुश्किल है। एक चारपाई भी अब 1000-1200 से कम नहीं पड़ती। ये तो छोटी है, बड़ी तो इससे भी ज़्यादा महंगी है। तुम ऐसा करो, वो कुर्सी ले लो। उन्होंने दूर पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो बिना कोई लफ्ज़ कहे कुर्सी उठा लाई। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा गुजारा नहीं होता, तो फिर ये कपड़े वगैरह, खाना पीना सब कुछ कैसे चल रहा है? उन्होंने वहीं से बात का सिरा पकड़ा, लेकिन मतलब मानी यकसर जुदा। समिया को बहुत बुरा लगा। माशी हालत कमज़ोर सही, मगर खुदा ना करे मैं कोई ऐसी भी गिरी पड़ी नहीं। कम से कम उन लोगों से तो बेहतर ही हाल में रह रही हूँ। वहीं बैठे बैठे उसने अपने छोटे से घर की सफाई सुथराई और बावर्ची खाने से उड़ती खुशबू का मवाजना ऐसी बदहाली से किया जिसमें यह घर पूरा पूरा डूबा हुआ महसूस होता था। पूरा तो आजकल किसी का भी नहीं होता। आरिफ की तनख्वाह 15 दिन में ख़त्म हो जाती है, फिर बाकी महीना यूं ही इधर उधर से उधार पकड़कर गुजारा होता है। तनख्वाह मिलने पर आधी में फिर उधार चुकाओ। वो किसी की सुनने के मूड में नहीं थी, सो वो सब्र से उनके खामोश होने का इंतज़ार करती रही और उस उजड़े दीवार का मंजर पेश करते घर का जायज़ा लिए गई। पहली दफ़ा जब वो यहाँ आई थी तब से अब तक कभी जो इस घर में फैली बदरौनकी में कुछ कमी आई हो। हर बार पहले से ज़्यादा नहूसत दरो दीवार से टपकती महसूस होती थी। रक्षी की अम्मा आखिरकार सांस लेने के लिए रुक ही गईं। समिया ने मौका गनीमत जाना। हमें ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अब्बा का अपना जनरल स्टोर है और हमारा उसमें बहुत अच्छा गुजारा होता है। पहली बार उसे कहीं अपने माँ बाप के बारे में बात करते हुए किसी कम्प्लेक्स ने नहीं घेरा था। तुम ही कह दे रही थी कि गुजारा नहीं होता, और फिर रक्षी भी कहती है कि तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। उन्हें समिया की कॉन्फिडेंस से मायूसी हुई थी। वो ज़ेरे लभी कुछ बड़बड़ा कर रह गई। आप आरिफ और रक्षी पर ज़ोर क्यों नहीं देती कि वो लोग घर के हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करें? आजकल तो बहुत महंगाई है, ऐसे कब तक चलेगा? जो बात वो उनसे करने आई थी उसकी तमहीद के तौर पर समिया ने एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ ही डाला। वो जब तक नीम दराज थी संभल कर उठ बैठी। तुम कहो तुम्हारी ज़्यादा मानते हैं, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हाथ पाँव मारो, इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजरती। मगर ये दोनों बहन भाई सदा के काहिल, बिल्कुल अपने बाप की कॉपी हैं। वो भी सदा कमाने के चोर ही रहे, ये भी ऐसे ही सुस्त निकम्मे कामचोर। उन्होंने शोहर और औलाद दोनों को यकसा खिराज तहसीन पेश किया। आप आरिफ की शादी किसी अमीर घर में कर दें, सारे मसले एक साथ हल हो जाएंगे। क्या? वो जो अभी तक मुंतज़िर थीं कि समिया ज़रूर ही कोई तीर बहदफ नुस्खा उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए लाई है, उल्टा खफा हो गई। मजाक करने के लिए मैं ही मिली तुम्हें? इस उम्र में तो बर्दाश्त वैसे ही कम हो चुकी है। अब मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगी तो तुम बुरा मना लोगी। जाओ बीबी अपने घर, आरिफ और रक्षी के आने में बड़ा वक्त पड़ा है अभी। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में उसे जाने का कहा, लेकिन वो ढीठ बनी बैठी रही। मैं आपसे मजाक क्यों करूँगी भला? तो फिर ज़रूर तुम्हारा दिमाग चल गया है। ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही हूँ। यकीन नहीं तो रक्षी से पूछ लीजिएगा। इस बार उसे उनके तासुरात बदलते महसूस हुए। मगर कोई अमीर घराना क्यों अपनी बेटी दे देगा इस हाल में? उन्हें क्या अच्छे घर नहीं मिल सकते जो वो इस जहन्नुम में लड़की को फेंकेंगे? खैर, लड़कियां तो यूं ही फेंकती जाती हैं अमूमन जहन्नुम से घरों में, और इसमें अमीर गरीब की भी कैद नहीं है। आप अपनी बात करें। यूं ही बेनियाजी से एक कड़वा सच समिया के लबों से अदा हुआ। धूप में बड़ी तेज़ी आ रही थी, तो उसने अपनी कुर्सी खींचकर थोड़ी साए में की। रक्षी की माँ को इत्मीनान हुआ कि वो अभी जाने वाली नहीं है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन फिर भी कुछ तो देखा ही जाता है। आरिफ की तो नौकरी भी मामूली है, अपना गुजारा नहीं होता। अमीरजादी के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? उन्हें अब इस मौजू से दिलचस्पी होने लगी थी। समिया हल्के से मुस्कुरा दी। अमीरजादी अपना खर्चा खुद उठाएगी, बल्कि आपका भी। फिर तो कोई एतराज़ नहीं ना? मुझे क्यों एतराज़ होगा? ये तो बम्पर प्राइज़ खुलने वाली खुशी है। क्या ऐसा हो भी जाता है कभी कभी? पहली बार वो खिलखिलाकर हंसी। समिया ने हल्के से इस बात में सर हिलाया। आप चाहेंगी तो आपके साथ भी हो सकता है। कोई लड़की तुम्हारी नज़र में? मारे इश्तियाक के वो उठकर करीब चली आईं।
اگر ہے تو پھر دیر نہ کرو، سچ بہت عاجز آ چکے ہیں ہم سب۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ اس گھر کو ذرا درست کریں، پینٹ، کچھ نیا سامان وغیرہ وغیرہ۔ اندر آتے ہوئے عارف نے مسکرا کر سمیہ کی طرف دیکھا۔ اماں کی جمع پونجی نکلوانے کے لیے شاید سمیہ ہی کامیاب ہو سکتی تھی۔ وہ اور رکشی تو مکمل ناکام ہو چکے تھے۔ بہانے، خوشامد کچھ کارگر نہیں۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو، کچھ پانے کے لیے کھونا ہی پڑتا ہے، لیکن اگر خرچہ کر کے وصول نہ ہو تب کون ذمہ دار ہوگا؟ اماں نے اندر آتے عارف کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ذمہ دار ہوں ہر طرح سے۔ سمیہ نے پورے یقین سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ سمندر کی طرف سے اٹھنے والی تیز ہوا موسم کی شدت میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ جمیلہ ابھی ابھی اندر آئی تھی، سو سب سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر باہر کے رخ پر کھلتی کھڑکی کو بند کیا۔ کھڑکی کیوں بند کر دی اماں؟ اتنی اچھی دھوپ آ رہی ہے کمرے میں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی تہمینہ نے مڑ کر اماں کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے دھوپ؟ کتنے دن سے سورج کھل کر نہیں نکلا ہے۔ جمیلہ نے شیشے کے اس پار سمندر پر چھائے گہرے سرمئی غبار پر نگاہ ڈالی، جہاں کہیں کہیں سے راستہ بنا کر نیچے اترتی ہوئی سورج کی کرنیں ماحول کو دبی دبی سی دھوپ کی جھلک دکھلا رہی تھی۔ سردیوں میں تو یہاں خاصی سردی ہو جاتی ہے، ورنہ اپنے اس پرانے والے گھر میں تو کب سردی آئی کب گئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کتنے سال بعد سویٹر لینے پڑ گئے اس بار تو۔ وہ کہتے ہوئے تہمینہ کے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی۔ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی کب ہوتے تھے اماں جو ہم سویٹر کی عیاشی کرتے۔ سارا بچپن انہی لنڈے کے سویٹروں میں گزارا جو تم ٹھیلے والوں سے لڑ لڑ کر کبھی نقد اور کبھی ادھار پر خریدتی تھی۔ ابھی کل ہی کی سی بات لگتی ہے۔ سامنے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ جمیلہ کو اس عسرت زدہ وقت سے جڑا کچھ اور بھی ساتھ ہی یاد آیا۔ 2 سویٹروں اور 3 جوڑی جرابوں کے پیسے تو ابھی بھی میرے اوپر بنتے ہیں رشید کے، بس اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو ہے، لیکن بندے سے بھی قرضہ معاف کروانا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی اس کی طرف جاؤ تو کوشش کر کے دے آنا۔ شکل تو یاد ہے نا کس سے لیے تھے؟ یاد کیوں نہیں، رشید سے لیے تھے۔ سڑک پر 3 ٹھیلے اسی کے تھے، 2 پر سردیوں کے کپڑے، تیسرے پر کارن سوپ۔ پھر تو ویسا سوپ ہی نہیں پیا، غضب کا ٹیسٹ تھا۔ یہاں تو سارا اونچی دکان اور پھیکے پکوان والا حال ہے۔ تہمینہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جمیلہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ کوئی شک نہیں تھا کہ تھوڑی سی توجہ اسے کچھ سے کچھ بنا دیتی تھی۔ جمیلہ کے لیے وہ ہمیشہ ہی سب سے قابل فخر سرمایہ ٹھہری تھی، سو جتنا بھی ناز کرتی کم تھا۔ مجھ سے کیا پوچھتی ہے؟ آئینے سے پوچھ، یا پھر جس کے ساتھ شاپنگ پر جا رہی ہے، دیکھنا کیسا قصیدہ پڑھے گا۔ اپنی بات کو وہ خود ہی انجوائے کر کے بے ڈھنگے پن سے ہنستی۔ ہمدانی تو آج کل مٹھی میں ہی سمجھو، کتنی بار تو معذرت کر چکا ہے اپنے رویے پر۔ تمہاری بات مان کر بڑے فائدے میں رہی ہوں اماں، ورنہ تو یہ رشتہ ٹوٹتا ہی ٹوٹتا۔ شکر ہے جو وقت پر تم نے مجھے عقل دی۔ اس نے کھلے دل سے ماں کی سمجھداری کی تعریف کی تھی، اور ہر بار جب وہ اسے سراہتی جمیلہ کا سر فخر سے بلند ہونے لگتا تھا۔ بے وقوف عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور بے وقوف ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اور تو میری بہت سمجھدار بیٹی ہے، گھر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب ساری عمر ہمدانی کے محل جیسے گھر میں راج کرنا، سمجھی؟ تہمینہ کے چہرے پر طمانینت پھیلی۔ ہمدانی بہت خوش ہے، شادی کی تاریخ بھی مزید آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ حالانکہ میں تو چاہ رہی تھی کہ ابھی کچھ مہینے بعد یہ کام ہو، مگر اس نے تو ضد ہی پکڑ لی۔ وہ مڑ کر اپنی وارڈروب میں سے اپنا بیگ نکال رہی تھی، تب اس کے سیل پر زین کا فون آیا۔ زین؟ ماتھے پر آتی ہلکی سی شکن کو جمیلہ نے بھی دیکھا تھا اور کچھ کہنا چاہا، مگر تہمینہ نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے فون ریسیو کر لیا تھا۔ آج بہت دن بعد اس کا فون آیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تہمینہ، آج، ابھی اسی وقت، اس نے بنا کسی تمہید کے کہا تھا۔ اصرار کی یہ شدت بالکل نئی تھی۔ تہمینہ کو لگا جیسے وہ کوئی خاص بات کرنے والا ہے۔ خیریت تو ہے نا زین؟ پتہ نہیں، لیکن میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، پلیز منع مت کرنا۔ تہمینہ کی نظر ہاتھ میں بندھی گھڑی پر گئی۔ ہمدانی اسے لینے گھر سے نکل چکا تھا اور اگلے 10-15 منٹ میں اسے یہاں تک پہنچ ہی جانا تھا۔ اس وقت تو مجھے ضروری جانا ہے زین، بس نکل ہی رہی ہوں، ہم پھر کسی دن مل لیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آ سکتی تھی، بڑے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ عموماً سمجھ بھی جاتا تھا، لیکن آج اس کا اصرار جاری رہا۔ تم اپنا پروگرام کینسل کر دو پلیز۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ایک آخری بار تہمینہ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، شاید تمہارے فیصلے میں کچھ چینج آئے۔ منع مت کرو تہمینہ، میں جانتا ہوں تم ہمدانی کے ساتھ خوش نہیں رہو گی، وہ ایسا انسان ہے ہی نہیں جو کسی کا ہو کر رہ سکے۔ میں نے بہت معلومات کروائی ہیں اس کے بارے میں۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی شادی لمبے عرصے تک نہیں چلاتا۔ اس کی بیویاں، جو کچھ بھی وہ بہت کوشش کے بعد بقول اس کے ڈھونڈ پایا تھا، اس سے کہیں زیادہ وہ خود بنا کوشش کے ہمدانی کے بارے میں جانتی تھی۔ اسے زین پر ہمیشہ رحم آتا تھا، آج اور بھی زیادہ آیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اسے دل کا غبار پوری طرح نکال لینے کا موقع دے ہی دیتی، لیکن وقت تنگ ہو رہا تھا۔
जमीला उसे फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर बाहर जा चुकी थी। वो सेल फ़ोन लिए खिड़की में आ खड़ी हुई। नीचे मेन गेट की तरफ से आने वाली गाड़ियाँ बखूबी दिखाई देती थीं। सुनो ज़ैन, आखिर उसे बात काटनी ही पड़ी। तुम्हारा शुक्रिया जो तुम मेरा नफ़ा नुकसान सोच रहे हो, लेकिन कुछ बातें, कुछ फ़ैसले मैं तुम्हारे मशवरों के बगैर भी करने का हक़ रखती हूँ, और तुम भी अपने लिए रखते हो। हर रिश्ते की लिमिट्स होती हैं। मैंने पहले भी कहा था, वो सारी याद दहानी जो पहले भी कराई जा चुकी थी, एक बार और करानी ज़रूरी हुई। वो ना जाने किस उम्मीद पर अपने तौर ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया था। तहमीना की रुखाई पर बिल्कुल ही खामोश हुआ। अगले महीने के आखिर में हम दोनों शादी कर रहे हैं। मैं चाहूँगी तुम मेरी शादी में शामिल हो। सामने हमदानी की गाड़ी अंदर आ रही थी। तहमीना ने इस बार ज़ैन के जवाब का भी इंतज़ार नहीं किया। एक खुशगवार सुबह, एक और खुशगवार तरीन दिन। आज उसे शहर की टॉप डिज़ाइनर से मिलने के लिए जाना था, जिसका इंतखाब हमदानी ने ही किया था। शादी के ख़ास दिन का सूट प्लस कुछ और कपड़े जिनकी मालियत यकीनन लाखों में बनती थी। इसके अलावा भी बहुत से काम तवज्जो तलब थे। शादी की तैयारी का रंगीन और पुरलुत्फ़ ज़माना उसके लिए ज़रूरी था कि जेब इतनी भरी हो कि जिस शय पर दिल आए वो दस्तरस से बाहर ना हो। उसकी खुशकिस्मती कि वो हमदानी की मंगेतर थी। पिछले चंद दिनों में उसने एक बार फिर तरजीहात बदलीं, ज़हन को भटकने से बचा लिया, सो अब चैन की बांसुरी बजनी ही थी। बाहर का रुख करते हुए उसने एक बार भी ज़ैन के हाल पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं समझी। और सैफ, वो अब इस नाम को भूल जाना चाहती थी। रोमा ने लाउंज से गुजरते हुए दादी के कमरे के अधखुले दरवाजे की तरफ देखा। घर के सभी लोग वहाँ बैठे दिखाई दे रहे थे। अब्बा, ज़ारा, हारून, दादी, कितने दिन गुजर जाते थे सबको मिलकर बैठे हुए। रोमा का बेसाख्ता ही दिल चाहता खुद भी वहाँ जाकर बैठे, लेकिन फिर बाज ही रही। उसे पता था कि उन लोगों के दरमियान वही मौज़ूए गुफ्तगू रहती है, सो उसके जाते ही सबको खामोश हो जाना है, या फिर यूं ही आएँ बाएँ शाएँ। साफ पता लग जाता कि बात बदली जा रही है। वो उल्टा शर्मिंदा होती। सो अब कुछ अरसे से वो उन लोगों के दरमियान बैठने से परहेज़ करने लगी थी, दिल ना चाहते हुए भी। दादी, उसने दरवाजे में ही खड़े रहकर उन्हें पुकारा तो वो सभी उसकी तरफ देखने लगे। मैं थोड़ी देर के लिए समिया के पास जा रही हूँ, चली जाऊँ? हाँ हाँ ज़रूर जाओ बेटा, पूछने वाली कौन सी बात है, वो कोई गैर थोड़ी है। दादी से पहले ही अब्बा ने बहुत गर्मजोशी से कहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए पीछे हट गई। कभी कभी दिल चाहता था कि ये सब मेरे साथ इतनी नरम दिली के साथ पेश आने के बजाय थोड़े से सख्त दिल हों, तो शायद मैं खुद भी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करूं। मूड ख़राब करने, रो लेने के लिए तो कोई बहाना नसीब होता। पिछले बरामदे से लान की सीढ़ियाँ उतर के उसे रहमत बुआ दिखाई दी। धूप में बैठी अपने नवासे के सर में तेल की मालिश में मसरूफ़ थी। उसे देखकर वहीं से पुकारी, कैसे रूखे सूखे बाल लेकर घूम रही हो, आ जाओ, थोड़ा तेल तुम्हारे सर में भी डाल दूँ, आ जाओ, शाबाश। जब वो इस तरह इसरार करती थीं तो अपनी मनवा कर ही छोड़ती थीं। नहीं बुआ, अभी मैं समिया के यहाँ जा रही हूँ। वहीं से जवाब पकड़ाकर वो दौड़ते हुए लकड़ी के छोटे से गेट के पार हुई। पीछे मुड़कर बुआ का मूड तक नहीं देखा था। दरमियानी लंबी दीवार बोगनवेलिया के नारंगी फूलों से सारा साल ढकी रहती थी और दीवार तले नारंगी ढेर भी कभी कभी ही हल्का होता था। रोमा को ये शौक़ी से मुस्कुराते हुए फूल बेहद अच्छे लगते थे, मगर अब एक बदलाव जो बड़ी खामोशी से ज़ात में आता महसूस हो रहा था, बहुत सी चीज़ों से तवज्जो हटा रहा था। वो बेध्यानी के आलम में वहाँ से गुजरती हुई सोच रही थी। अब्दुल अजीज़ के घर का छोटा सा दरवाज़ा अध खुला था, लेकिन वो कभी दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल नहीं होती थी। अरे रोमा, चची अमीना का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे देखकर और भी खिल उठा। बड़े दिन बाद आई, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। उसे लेकर अंदर आते हुए वो मोहब्बत से कहने लगी। रोमा के पास ना आने की कोई ख़ास वजह नहीं थी, और जो थी सो वो नाकाबिले बयान। अपनी ज़िंदगी पर छाई बेयकीनी को वो चची अमीना जैसी प्यारी हस्ती को सुनाकर कभी भी दुखी नहीं करना चाहती थी। सो मुस्कुराकर सफाई देने लगी। बस यूं ही सर्दी भी तो एकदम आ गई चची, दिन इतने छोटे हैं कि यूं वक्त निकल जाता है। उसने हल्के से चुटकी बजाई। अमीना चची कुछ खामोश सी हो गई। समिया की ज़ुबानी रोमा की ससुराल और फ़ाक़िर की नापसंदीदगी का पूरा अहवाल सुने हुए थी, सो उसके लिए पिछले कई दिन से दुआएं भी बाकायदगी से कर रही थी। क्या सोच रही हैं चची? वो उनकी खुद पर जमी निगाह पर पूछने लगी। कुछ नहीं, आज सरसों का साग पका रही हूँ, खाना खाकर जाना। वो खूबी से बात बदल गई। बरामदे के तख्त पर लिहाफ गद्दों का बहुत ऊंचा ढेर लगा हुआ था और दाहिने हाथ की दीवार के साथ दूसरा ढेर था। छोटा सा बरामदा पूरा ही घिरा हुआ लग रहा था। आपने कुछ ज़्यादा ही काम नहीं ले लिया चची? उसे उनकी बेआरामी के ख्याल ने परेशान किया था। बस इत्तफाक ही समझो, अब आ गया था तो मैंने वापस नहीं किया। घर आई रोज़ी को वापस करना भी तो कोई अच्छी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके निमट ही जाएगा सारा। वो सेहन में दरी पर लगाया हुआ लिहाफ उठाने लगीं तो रोमा बढ़कर उनकी मदद करने लगी। रहने दो, बस कर लूँगी। उन्होंने भी मना किया, लेकिन वो अपना काम किए गई। लिहाफ उठाकर उसने ऊंचे ढेर पर सबसे ऊपर रखा। दरी तह करके अब बरामदे में उसकी मखसूस जगह पर रख रही थी कि समिया कमरे से बाहर निकल आई।
क्यों ہماری امی کو بگاڑ رہی ہو؟ پھر انہیں مجھ سے بھی یہی توقع بندھنے لگتی ہے خواہ مخواہی۔ روما اس کی طرف دیکھ کر ہلکے سے ہنس دی۔ تو حرج کیا ہے؟ سمیہ تم ہمیشہ کی کاہل ہو، چچی بیچاری کتنا کام کرتی ہیں، شرم کرو کچھ۔ مجھے شرم ورم نہیں آتی، اور یہ تو ویسے بھی کوئی قابل شرم بات نہیں، ہزاروں لڑکیاں نہیں کرتی ہوں گی، تم خود کون سا کام کرتی ہو گھر کا؟ دادی نے مکمل طور پر بگاڑا ہوا ہے۔ وہ بنا کسی قوم میں فل سٹاپ کے بولتے ہوئے اسی تخت کے ایک کونے پر آ کر بیٹھی جہاں اب مختصر سی جگہ رہ گئی تھی۔ روما نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میری تو بات ہی دوسری ہے، میری مثال مت دو۔ وہ قریب ہی پڑی پلاسٹک کی کرسی کھینچ کر اس کے قریب ہی بیٹھی۔ سمیہ کی پیشانی پر شکن سی آئی۔ کیوں؟ تمہاری مثال کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ بہت پیسہ ہے، نوکر چاکر ہیں آگے پیچھے، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی۔ خدایا! روما نے بے ساختہ ہی ماتھے کو چھوا۔ تم کبھی نہیں بدلو گی۔ پتہ بھی ہے کہ دادی نے کس طرح بگاڑا ہے مجھے۔ اب زارا بیچاری کوشش بھی کرتی ہے کہ میں کچھ کرنا سیکھ لوں، تو میرا سچی بات ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا۔ سمیہ کے آگے بات بات پر صفائی دینا بھی معمول کا قصہ تھا، لیکن اس کے ماتھے پر آیا بل آسانی سے جانے والا نہیں تھا۔ میرے سامنے زارا کا نام مت لیا کرو، نفرت ہے مجھے اس سے، پتہ بھی ہے تمہیں۔ پلیز سمیہ، روما ہلکے سے اتنا ہی کہہ سکی۔ آج وہ اتنے دن بعد یہاں آئی تھی اور کوئی اختلافی بات چھیڑنے یا سننے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھی، مگر سمیہ کی موجودگی میں وہی ممکن ہوتا تھا جو وہ خود چاہتی تھی۔ زارا نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، وہ ہر اس شخص کو مجھ سے چھین لینا چاہتی ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، لیکن ہر بار میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی، یہ طے ہے۔ اس کی آواز قدرے نیچی تھی۔ روما نے اس پر بھی شکر ہی کیا۔ امینہ چچی بیچاری اس کی الٹی سیدھی سنتی تو ناحق رنجیدہ ہوتی۔ میں یہاں زارا کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی ہوں یار، تم کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ جب اس کا زارا نامہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا تب روما کو مجبور ہو کر کہنا پڑا۔ پوری توقع تھی کہ اب وہ بالکل ہی خفا ہو جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اچھی بات بھی سن لو، میرا رشتہ آیا ہے اور امی ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میری قسمت کس طرح جاگ اٹھی ہے۔ ان کا بس نہیں چل رہا کہ فی الفور 2 بول پڑھا کر مجھے نوفل کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ اتنے بے تاثر لہجے میں سنا رہی تھی کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے یا محض مذاق، لیکن آخری لائن میں آنے والا نام روما کو بھی چونکا گیا۔ نوفل؟ ہاں نوفل، وہی جو بہت عرصے سے تمہیں دور دور سے دیکھتا چلا آ رہا ہے، آگے سڑک پر اس کا گھر ہے۔ روما کے لہجے میں بڑا دبا دبا سا جوش تھا، اور یہ ساری معلومات اسے خود کبھی نہ کبھی سمیہ سے ہی وصول ہوئی تھی۔ سمیہ نے بیزاری سے سر کو جھٹکا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ روما کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ ارادہ بہت نیک ہے، میں ہارون کے آفس میں جاب شروع کرنے والی ہوں، بات ہو گئی ہے میری اس سے۔ وہ اس تیزی سے موضوع بدلتی کے ساتھ دینا مشکل کیا ناممکن ہونے لگتا تھا۔ روما بھی اس کی شکل حیرت سے تکنے لگی۔ تم گئی تھی بھائی کے آفس؟ مجھے کیا ضرورت ہے درخواست گزاری کی؟ سمیہ کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ ابھری۔ ہارون سے کہا تھا، اس نے کہا جب چاہو جوائن کر لو، بات ختم۔ روما یوں ہی ساکت نگاہوں سے سمیہ کے چہرے کو دیکھے گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اسے شدت سے لگا تھا کہ یہ غلط ہے۔ سمیہ نے اس کے چہرے پر پھیلے تذبذب کو نوٹ کیا تھا۔ تمہیں زارا کی فکر ستا رہی ہوگی کہ وہ برا منائے گی، یہی بات ہے نا؟ اس کی چبھتی ہوئی نگاہ نے روما کے چہرے پر سبب کامیابی سے پڑھا۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکی۔ زارا کو واقعی بہت برا لگنا ہے، اور جتنے عدم تحفظ کا وہ شکار ہارون کی طرف سے ہو رہی ہے، اس میں اب کوئی نیا ایشو کھڑا ہونا۔ روما کا ذہن اسی کی طرف بھٹکتا رہا۔ سمیہ نہ جانے کہاں کا قصہ شروع کیے ہوئے تھی۔ روما نے کچھ سنا اور کچھ بالکل بھی نہیں۔ اسے جلدی اٹھتا دیکھ کر سمیہ سے زیادہ امینہ چچی نے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سر میں درد ہونے کا بہانہ کر کے گیٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ ابھی زارا کو مت بتانا، ہارون ویسے ہی تمہارے لیے بے حد پریشان ہے، یہ زارا الگ جھگڑا کھڑا کر دے گی۔ ایک ہدایت جو سمیہ نے ضروری سمجھی تھی۔ روما نے محض سر ہلا دیا اور خاموش قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ لکڑی کا چھوٹا گیٹ کھول کر جب وہ اندر آ رہی تھی تبھی اگلے گیٹ پر موٹر بائیک سے اترتے ہوئے کوریئر سروس کے نمائندے نے ایک رجسٹری نکالتے ہوئے پتے کی سلپ کو زیر لب پڑھا۔ رومانہ احمد، یہی نام ہے اور یہی پتہ۔ اس نے مطمئن ہو کر گھر کی بیل پر انگلی رکھی تھی۔ روما پچھلے لان سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ کون آ گیا اس وقت؟ شاید پھپھو یا زین، پتہ نہیں کیوں لیکن اسے ان دونوں کا ہی خیال آیا تھا۔ کوریڈور بے ساختہ ہی تیز قدموں کے ساتھ طے ہوا اور پھر اگلے برآمدے سے ہوتی وہ باہر کی طرف اترتی ہوئی سیڑھیوں پر آ کھڑی ہوئی۔ بیل اتنی دیر میں 2 بار مزید بج چکی تھی۔ روما نے پچھلی طرف سے رحمت بوا کے نوعمر نواسے کو دوڑ کر گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یوں ہی منتظر نگاہوں سے اس طرف دیکھے گئی۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولے ہوئے وہ بچہ ابھی وہیں کھڑا تھا۔ جو بھی آیا تھا اس کا اندر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ روما کا حسنہ پھپھو اور زین کے نہ ہونے سے تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی۔ کتنے دن گزر جاتے تھے اب سب سے ملے ہوئے، خاص طور پر زین سے۔ کبھی کبھار بھولے بھٹکے آتا بھی تو جلدی میں ہوتا، معلوم نہیں کون سی مصروفیت سوار رہتی تھی۔ وہ پہلے کی محفلیں خواب ہوئیں۔
एक खामोश सी तब्दीली ज़हन में कब की आ चुकी, शायद महसूस देर में हुई। उसने कुछ उदास होकर सोचा, रोमा बाजी यहाँ साइन कर दें। रहमत बुआ का नवासा उसके सामने कोरियर की स्लिप लिए खड़ा था। एक उलझी हुई निगाह अपने नाम पर डालते हुए उसने साइन किए। बच्चा दौड़ता हुआ वापस पलट गया। रोमा हैरान सी होकर उस तरफ देखे गई। उसके नाम कौन कुछ भेजने वाला था भला? बल्कि एक बिल्कुल छोटे से हिस्से में दिल ने बरजस्ता ही जवाबन एक नाम लिया था। नाउमीदी के कटहरे में चमकती हुई किरण के मानिंद एक हल्की सी मुस्कुराहट रोमा के लबों पर आ ठहरी। ये ले रोमा बाजी। रहमत बुआ का नवासा उसके हाथ में वो भारी सा लिफाफा थमाकर फिर दौड़ गया। उसके लिए वो खेल अहम था जिसे वो बीच में छोड़कर ये फ़र्ज निभाने आया था। रोमा का दिल अचानक ही बड़े नाखुशगवार से अंदाज में धड़का। हाथ में थमे किसी अजनबी मुल्क से आए उस लिफाफे का लम्स सर्द मेहरी लिए हुए था और घसीट कर तेज़ी से लिखी गई तहरीर किसी की बेजारी का पता देती थी। रोमाना अहमद। उसने धीरे से उस लिफाफे को पलटा था। फ़ाखिर अली, वो जो उसके नाम के साथ अपना नाम लगाना भी भूला था, या फिर? ऐसा आपको मंजमद करता एक बड़ा सा सवालिया निशान रोमा की निगाहों के सामने आकर ठहरा। रोमा के हाथ ज़ोर से कांपे। वो बड़ा सा लिफाफा फिसल कर उसके कदमों में आकर गिरा। नाश्ते की बड़ी सी मेज़ पर हस्बे मामूल वो दोनों ही थे। मज़ेदार सी खुशबू उड़ाता हुआ नाश्ता, चाय की मखसूस महक से लबरेज मगों से उठती हुई भाप, आसाइशों से भरा हुआ ये बड़ा सारा घर। रफ़िया बेगम की निगाह यहाँ से वहाँ तक गई और वापस आई। महरूमियों और मेहरबानियों का अजब तज़ाद था। क्या सोच रही हैं आप? उन्होंने चौंक कर सामने बैठे सैफ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और शाइस्तगी और शराफत का वही नरम सा तासुर जो उनके अपने दिल में एहसास जुर्म को बढ़ाता था। कौन था जो उसका गुनहगार नहीं था? करीब तरीन रिश्तों की खुदगर्जी ने उसकी ज़िंदगी के बेहतरीन साल छीने थे, और वो था कि एक बार भी हरफ शिकायत ज़ुबान पर लाने का रवादार ना हुआ। कुछ भी नहीं, अब क्या सोचना है? अब तो सिर्फ पछतावे हैं। जो हुआ ना होता तो आज इस घर का नक्शा भी मुख्तलिफ होता। मसलन वो अब भी मुस्कुरा रहा था। अपने ऊपर पड़ने वाली अफ्ताद को झेल लेने के बाद उसने कम अज़ कम खुद पर मुस्कुराते रहने का हौसला तो पा ही लिया था। उन्हें उसका हौसला ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट महसूस होता था। ना होता वो इतना बाज़र्फ़ के हर बात को, हर कड़वाहट को बाखुशी झेलता चला जाता, किसी आम से, बल्कि आम से भी निचले दर्जे पर खड़े शख्स की तरह लड़ता, झगड़ता, वावेला करता और पूरी खुदगर्जी से काम लेकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता तो कितना अच्छा होता। एक ठंडी सांस रफ़िया बेगम के दिल की गहराई से उठी और अंदर ही कहीं गुम भी हुई। अम्मी प्लीज़। इस बार उसके लहजे में परेशानी थी। क्या होता जा रहा है आपको? इतना क्यों सोचती हैं? अभी मैं सामने बैठा हूँ तो ये हाल है। सारा दिन जब अकेली होती हैं तो फिर आप क्या करती होंगी? मुझे तो सचमुच आपकी फ़िक्र हो रही है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरी फ़िक्र करने की। अपनी फ़िक्र कर लो, वही मेहरबानी होगी। ना चाहते हुए भी वो तल्ख हुई। नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है, और वैसे भी तुम्हें तो देर हो रही होगी। उन्होंने प्लेट सैफ के आगे सरकाई। बहुत नाराज़ है मुझसे? वो सादगी से पूछने लगा। नहीं। उससे निगाह चुराकर वो चाय में चम्मच चलाने लगी। दिल पर बोझ सा गिरा रहता था। वो सामने हो तब भी और दूर हो तब भी। उसे कुछ कह लेती तो बाद में घंटों अफसोस रहता, और ना कहती तो दिल चाहता कि खूब ही खबर लें। बात करें ना अम्मी, आप भी नाराज़ हो गई तो फिर मेरे पास बाकी क्या बचेगा? वो खुद ना सही, लेकिन उसका लहजा कभी कभी इस तरह टूटता बिखरता था। मुझे पता है कि मैं आपको खुश नहीं रख सका, लेकिन रफ़िया बेगम ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। तो फिर क्यों ज़िद बांध ली है? मानते क्यों नहीं हो? पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अब अगर कुदरत की तरफ से राह खुल गई है तो फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? शादी करो, घर बसाओ बेटा। ज़िंदगी की खुशियों पर तुम्हारा भी तो हक़ है आखिर। उनकी आवाज़ नमी से बोझल थी, मगर इस एक मौजू पर बोलने के लिए उन्हें कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती थी। सैफ ने बहुत सुकून से उनकी पूरी बात सुनी थी। की तो थी शादी अम्मी, अंजाम भी आपने देख लिया। वो खामोश हुई तो उसने चाय का घूंट लेते हुए इतना ही कहा। वो शादी कब थी? महज तुम्हारे चचा चची की खुदगर्जी थी। अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया, अजाब की तरह मुसल्लत किया शहवार को हम पर। 1000 बार की दोहराई बात। सैफ ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी। तुम चाय का दूसरा कप ले लो, ये ठंडी हो गई है। मुलाजिम अभी गर्म चाय रख कर गया था। रफ़िया बेगम ने उसके लिए दूसरा कप चाय से भरा और उसकी तरफ सरकाया। और सिर्फ एक बात सुन लो मेरी, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपना घर बसाओ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, फिर किसी वक्त बात करेंगे इस मौजू पर। आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर रखें। एक बार फिर वो खुद पर हावी होती जज्बाती कश्मकश से बखैर खूबी निकला था। बल्कि ऐसा करें, महरीन को भी बुलवा लें, वो अच्छी मददगार साबित होगी आपके लिए। उसने परदेश में बैठी हुई बहन को याद किया। रफ़िया खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। महरीन कब से पाकिस्तान नहीं आई थी। बहुत सारी वजूहात के साथ सैफ की नाकाम ज़िंदगी भी उसके ना आने की एक अहम वजह थी, और जो कभी आती भी तो शहवार का सर्द रवैया दोबारा ना आने के फ़ैसले का सबब बनने लगता था।
सब कई साल से उसने घर और बच्चों की मसरूफियत के पीछे खुद को गुम कर लिया था। तुम खुद फ़ोन करके उसे कहना, इस तरह का प्रोग्राम रखेंगे कि तुम्हारी शादी उसके आने के 15 दिनों में ही हो जाए, ठीक है ना? वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। सैफ को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ बात नहीं थी कि वो उसकी मजाक में कही बात को संजीदगी से अमली जामा पहनाने के लिए आज ही से मसरूफ़ अमल ना हो जाएं। वो सचमुच सोच में पड़ा था, तभी उसका सेल फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर आया नंबर जाना पहचाना था, मगर साथ ही बहुत सी हैरत समेटे हुए। रफ़िया बेगम ने सैफ के चेहरे पर फैली हैरानी को पूरी तरह नोट किया था। कौन है? उन्होंने फौरी तौर पर ही पूछा था। वो जवाबन उन्हें हाथ से इशारा करता हुआ फ़ोन रिसीव कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम सादिक चचा। रफ़िया बेगम बुरी तरह चौंकी थी। अब क्या काम पड़ गया उन्हें? लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। उन्होंने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर वो कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ा हुआ था। तुमने सुना नहीं सैफ, मुझे दो फ़ोन। अब उसे किस सिलसिले में तुम्हारी याद आई है? एक बार ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, काफ़ी नहीं। शहवार की यहाँ से रुखसती के साथ ही रहा सहा लिहाज भी रुखसत हुआ था। रफ़िया बेगम अब बिला झिझक कहा करती थी कि इस दुनिया में उन्हें दो ही लोगों से सख्त नफ़रत है, शहवार और सादिकुल इस्लाम। और अब उसी काबिल नफ़रत शख्स का फ़ोन सैफ कान से लगाए सुन रहा था। कोई नई मुसीबत, कोई नया जाल, नया फंदा। वो मुस्तरिब निगाहों से सैफ को देखे गईं, जो दूसरी तरफ की बात सुनते हुए शर्मिंदा भी था और परेशान भी। मुझे अफसोस है सादिक चचा, उन्होंने उसे कहते सुना और बेचैन सा होकर पहलू बदला। कोई नई बात थी जो यहाँ सैफ को सुनानी ज़रूरी समझी गई थी। वो कुछ फासले पर खड़े सैफ पर निगाह जमाए अंदाज़ा लगाए गई। सैफ की आवाज़ धीमी थी और एक थकी थकी सी सांस लेकर जब वो मोबाइल बंद करता हुआ वापस मेज़ की तरफ आया तो उसकी वो मखसूस मुस्कुराहट भी कहीं गुम हो चुकी थी। क्या हुआ? उन्होंने बराह रास्त पूछना ही मुनासिब समझा था। सैफ ने निगाह उठाकर उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा तजब्सुब था, जैसे कुछ बताने या ना बताने के बारे में फ़ैसला कर रहा हो। झूठ मत बोलना सैफ, क्यों किया था उस शख्स ने फ़ोन? एक बार भी उन्होंने अपनी निगाह सैफ के चेहरे पर से नहीं हटाई थी। शहवार ने शादी कर ली है अम्मी। दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए उसने बेतासुर लहजे में इतला दी। तो ये इतला यहाँ देने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारा ताल्लुक़ क्या रह गया अब शहवार से? उन्हें ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी। सादिक चचा का ख्याल है कि इस बार मैं ज़िम्मेदार हूँ शहवार की शादी का। ना मैं उसे छोड़ता और ना तनवीर उसकी ज़िंदगी में आता। मेज़ पर से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाते हुए उसने सरसरी से लहजे में फ़ोन की वजह तस्मियाँ भी बयान की और जाने के लिए तैयार हुआ। बकवास करता है वो, और तुम उसकी सुन क्यों रहे थे? हमारी भला से वो अब तनवीर से शादी करे या किसी और से, हमारा क्या लेना देना उससे? तुम्हें तो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देना चाहिए था। वो उठकर उसके पीछे पीछे दाखिली दरवाजे तक आईं। आप आराम करें, मैं चलता हूँ। उसने उनकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया था। दरवाजे के बाहर चमकदार रोशन दिन था। रफ़िया बेगम ने दरवाजे में खड़े होकर सैफ को उस वक्त तक देखा जब तक वो गाड़ी गेट से बाहर नहीं ले गया। शुक्र है उस परवरदिगार का। दिल की गहराई से एक सदाई शुक्र बेसाख्ता उठी और चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर उतरी। शहवार की शादी की खबर उनके लिए जैसे आने वाली बहुत सारी खुशियों की तमहीद बनी थी। बालकोनी की तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर बालकोनी में चली आई। समंदर की तरफ से उठती हवाएं आज मामूल से ज़्यादा सर्द थीं, लेकिन यहाँ सारे में धूप भरी थी। रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए तहमीना ने दूर से समंदर की उठती हुई लहरों पर निगाह जमाई। आज वो घर पर तन्हा थी। बहुत देर तक हमदानी के साथ फ़ोन पर बात करके वो अभी फारिग हुई थी। आजकल हैरत अंगेज़ तौर पर वो बड़ी रोमांटिक बातें करने लगा था। शायद ये शादी की तारीख करीब आते जाने का असर था। हनीमून के लिए वो मॉरिशस को प्लान कर चुका था और उसके बाद एक सीरियल की शूटिंग के लिए उन्हें स्कॉटलैंड जाना था। एक नई ज़िंदगी पूरे हक और इख्तियार के साथ उसकी दस्तरस में आने वाली थी। एक लंबी उड़ान, मुड़कर देखने की मुकम्मल मुमानियत। जो मुट्ठी में आया वही सितारा, बाकी सब पत्थर कंकर। उसके लिए यही फ़लसफ़ा ज़िंदगी हरफ़ आखिर ठहरा। और मैं कोई बेवकूफ़ घरेलू किस्म की लड़की तो नहीं जो यूं ही किसी एक ख्याल को दिल से लगाकर ज़िंदगी की खुशियों को खुद पर हराम करके मुनाफकाना ज़िंदगी जिए जाती। उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। हमदानी उसे अपने किसी शानदार घर में ले जाने वाला था, जिसमें एक बार वो शूटिंग के लिए गई थी और दिनों रश्क में मुब्तला रही थी। अब वो उसी घर की मालिकन बन रही थी। सोचकर भी दिल में बड़ा गहरा सुकून फैलता हुआ महसूस होता था। सो रहने के बाद कैसा लगेगा? उसके होंठों पर मधुम सा गीत उभरा था। बाहर किसी ने काल बैल पर हाथ रखा था। तहमीना हवा से उड़ते हुए बालों को दोनों हाथों से समेटते हुए लाउंज में चली आई। जमीला, मैना, गुड्डू तीनों ही शॉपिंग करने गए हुए थे। 3-4 घंटे उन्हें गए हुए भी गुजर चुके थे। लो, अब घर की याद आ ही गई थी। तहमीना ने कुछ ऐसा सोचते हुए दाखिली दरवाज़ा खोला था। सामने ज़ैन खड़ा था। तुम अंदर आने को नहीं कहोगी? काश वो उसे मना कर सकती। उसने एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा और उसे आने का रास्ता दिया। चलो शुक्र है, मैं तो समझ रहा था कि मुझे दरवाजे से ही लौटना पड़ेगा।
वो बहुत शिकस्तہ नज़र आ रहा था और बमुश्किल ही मुस्कुरा रहा था। तहमीना को अंदाज़ा था कि जब तक वो उसे एक बार मिल नहीं लेगी वो यूं ही उसका पीछा करता रहेगा। सो बेहतर था कि जो कुछ भी बकौल उसके सुनना ज़रूरी था वो सुन ही लिया जाए ताकि ये चैप्टर भी क्लोज़ हो। मेरा तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी था तहमीना, वरना मैं तुम्हारे मना करने के बाद यहाँ नहीं आता। वो उसके कहे बगैर ही सोफ़े पर बैठ चुका था और बात का सिरा ठीक वहीं से जोड़ा था जहाँ से तहमीना ने उसे बात करने से मना किया था। हमदानी ठीक आदमी नहीं है तहमीना, ये बात तुम पहले भी कह चुके हो और मैंने इसका जवाब भी दे दिया था। ज़ैन, मेरे दोस्त हो तो मेरी खुशियों में शरीक रहने की कोशिश करो प्लीज़। उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए वो कतई लहजे में बोली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तभी बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ तहमीना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। हमदानी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, वो कितनी बीवियों को छोड़ चुका है तुम्हें मालूम है। बहुत ज़ब्त करके तहमीना ने उसकी पूरी बात सुनी थी। वह हमदानी की बीवियों और अफेयर्स की मुकम्मल रिपोर्ट लेकर आया था। मालूम नहीं उसने ये सब हासिल करने की कितनी कोशिश की होगी, लेकिन तहमीना के लिए कुछ भी नया नहीं था और अगर था भी तो गैर अहम। सुनो ज़ैन, मैं पहले भी ये सब सुन चुकी हूँ। ठीक जब वो खामोश हुआ तो उसने बड़े नॉर्मल लहजे में अपनी बात शुरू की। हमदानी मेरे मंगेतर हैं, उनका माजी क्या था क्या नहीं मैं उसको किसी गैर से डिस्कस नहीं करना चाहती क्योंकि ये उनकी तौहीन है। उसने ज़ैन की शिकस्तगी और भी बढ़ती महसूस की थी लेकिन अपनी बात जारी रखी। हमदानी जैसे भी हैं मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनकी इज़्ज़त करती हूँ। तुम भी अगर मेरे दोस्त हो तो प्लीज़ उनकी इज़्ज़त करने की कोशिश करो। तहमीना के लहजे में बड़ी तयशुदा रुखाई थी। गो उसे ज़ैन के खलूस पर ज़र्रा बराबर भी शुबा नहीं था। ये तुम ही हो तहमीना? ज़ैन साकत निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यकीन करने में दिक्कत हो रही थी। मैं तो समझ रहा था कि तुम। तहमीना ने हाथ के इशारे से उसे रुकने के लिए कहा तो वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, बैठो, चाय ठंडा कुछ तो लो। उसे आदाब मेज़बानी याद भी आए तो कब। ज़ैन अफसुर्दगी से मुस्कुरा दिया। क्या तुमने मुझे सिर्फ तकलीफ़ देने की ही ठानी है? इतना तकल्लुफ़ मत बरतो कि मेरे पास से हर जवाज़ ख़त्म हो जाए। इस बार तहमीना को वाकई खामोश रहना पड़ा। लाउंज में बोझल सी खामोशी उतरी। वो उसके करीब से गुजरता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुदा हाफिज़। तहमीना ने निगाह उठाकर ज़ैन की तरफ देखा। वो उसकी तरफ से पुश्त किए खड़ा था और उसने मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझी थी। पता नहीं कैसे पर तहमीना ने अपनी आंखें गीली होती महसूस की। अपनी कमज़ोरी पर उसने बड़ी सख्त शर्म खाते हुए ज़रा रुख बदलकर आँख के कोने पर टिके पानी के कतरे को झटका और ख़ुद को वापस नॉर्मल किया, मगर अब वो वहाँ नहीं था। बाहर की तरफ खुलता दरवाज़ा नीम हुआ था और ज़ैन जा भी चुका था। उसका आना और जाना महज 5 मिनट की ही बात ठहरी थी। शायद मुझे ज़ैन को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वो उसके लिए हमेशा एहसास जुर्म का शिकार होती थी। इस बार भी शायद। दरवाजे के बाहर बहुत मानूस कदमों की आहट हुई थी। जमीला, गुड्डू, मैना आगे पीछे अंदर दाखिल हो रहे थे। बड़े बड़े कई शापर्स उठाए हुए। कई घंटों तक बाज़ारों में फिरने के बावजूद भी ज़रा सी थकान उनके अंदाज से ज़ाहिर नहीं हो रही थी। तहमीना ने खाली खाली निगाहों से उनके खुशी से चमकते हुए चेहरों को देखा। आज तो मज़ा आ गया आपा। पैसे ख़त्म ना होते तो हम अब भी वापस नहीं आने वाले थे, बेशक रात हो जाती। शापर्स सोफ़े पर रखते मैना के लहजे में बड़ी नुमाया सी खनक थी। तहमीना को मालूम था कि उसकी माँ और बहन दोनों ही शॉपिंग की बेहद शौकीन हैं और आजकल तो उनका हक भी बनता था और फ़र्ज़ भी। देखोगी तो खुश हो जाओगी, आज हमने शादी के दिन की ख़ास शॉपिंग की है। बुटीक थोड़े से महंगे ज़रूर हैं यहाँ डिफेंस में, लेकिन मैना बेसब्रेपन से सामान खोलना शुरू हुई थी, लेकिन जमीला की नज़र तहमीना के चेहरे पर आकर रुकी थी। ज़ैन आया था तहमी। वो उसके करीब आकर खड़ी हुई। क्या कह रहा था? जो भी वो कह रहा था मेरे लिए बेमानी था। छोड़ो अब इस किस्से को। एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसने जमीला को तसल्ली दी और शायद खुद को भी। बहुत अच्छा किया जो तूने उसको लिफ्ट नहीं कराई। अभी मिला था मुझे बाहर तो मैं उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर ही समझ गई थी कि तुझसे मिलकर आ रहा है। सलाम किया था उसने मुझे भी, पर मैंने तो जवाब भी नहीं दिया। फ़खरिया लहजे में जो कुछ उसने कहा उसकी एहसान फरामोश और खुदगर्ज फितरत की ठीक ठाक अक्कासी करता था। काम निकल जाने के बाद आंखें माथे पर रख लेना कच्ची आबादी के बुरे वक्त में बड़ा काम आया था हमेशा। तहमीना ने एक चुभती हुई निगाह जमीला पर डाली। उसके लब कुछ कहने के लिए भी खुले थे, मगर नहीं।